नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है, तो अनुकृति के साथ उनके कई समर्थकों ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो चुनाव प्रचार के दौरान अनुकृति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का भी समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश विश्व की तीसरी महाशक्ति बन सकता है। मैंने हमेशा से उत्तराखंड को विकसित राज्य बनने का सपना देखा है। यह सपना मोदी जी के ही नेतृत्व में साकार हो सकता है। तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकती है। अनुकृति गोसाई पिछले विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उन्हें भाजपा के दिलीप रावत ने हराया था। इसके बाद से ही अनुकृति कांग्रेस में खास सक्रिय नजर नहीं आ रही थी। मुझे डेफिनेटली कहीं अपना जब मेरे को लगा कि अब समय है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए छोटा सा योगदान अगर मेरे कहने से हो सकता है तो वो कहने का काम मैंने किया। और इलेक्शन से पहले ही मैंने अपने सोशल मीडिया, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वो अपनी जो वीडियो थी वो जारी की थी। अपना जो समर्थन था वो उनके लिए जारी की थी। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी 5 सीट जीतेगी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नफरत की दुकान पर ताला लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में मतदाताओं और जनता का सहयोग पर धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मतदाताओं ने प्रधानमंत्री को जन समर्थन दिया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। यहां शांतिपूर्ण मतदान रहा। सभी मतदाताओं और देवतुल्य जनता का मतदान के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे भारत में उत्साह का वातावरण भी दिखाई दे रहा है। देश के लोग विकसित भारत के साथ चलना चाहते हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। देवभूमि ने कांग्रेस गठबंधन की नफरत की दुकान पर ताला लगाने की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, काफी बड़ी बात और दावा किया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा। बिल्कुल बबीता, चुनाव संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में पहले चरण में ही सभी 5 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और सभी जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। और उत्तराखंड के अगर मत प्रतिशत की बात करें तो 55.89% मतदान यहाँ पर हुआ है। हालांकि ये पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी बड़े अंतराल के साथ जीत का दावा कर रही है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये आश्वस्त होते हुए जनता से इस मत प्रतिशत का भी स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता ने जो मत प्रतिशत दिया है, जो निकल करके इतनी धूप में भी और गर्मी में का सामना करते हुए जो मतदान किया है, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के तहत उन्होंने ये मतदान किया है। और निश्चित ही एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता देखना चाहती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और इस मतदान के बाद में जिस तरह से जो लहर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है वो अब अन्य चरणों में भी कायम रहने वाली है। और चाहे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से परचम लहराने वाली है और उत्तराखंड में 5 कमल खिलने वाले हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं और रैलियां की है ताबड़तोड़, उससे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी आश्वस्त है। और जीत को लेकर के, बड़े अंतराल को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कमेंट्स किया है। जी पवन, अगर देखा जाए दावा तो हर पार्टी करती है जीत का। अगर देखा जाए हर राजनीतिक पार्टी कह रही है कि वो बड़े अंतराल के साथ जीत हासिल करेगी। इस बार बीजेपी भी वही दावे कर रही है, लेकिन अगर जमीनी तौर पर देखा जाए कितना सच ये दिखाई दे रहा है। जब आप जनता के बीच में भी गए होंगे, जनता से भी आपने बातचीत की होगी, रुख किस तरफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बबीता, आपको बता दें क्योंकि हर सीट का समीकरण अलग है।
राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जब तक मतदान के बाद में मतगणना नहीं हो जाती है तब तक सभी पार्टियां और सभी प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में हो, वो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, मत प्रतिशत का स्वागत करते हुए अपने पक्ष में मतदान का बखान भी करते हैं। लेकिन जब मतगणना होगी तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कितना मतदान जो हुआ था वो किस पार्टी के पक्ष में हुआ था, किस प्रत्याशी के पक्ष में हुआ था, किस विचारधारा के लिए ये वोट किया गया, जनता के द्वारा जो वोट दिया गया। तो ये जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी सभी राजनीतिक दल और सभी प्रत्याशी, क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी अपने भाग्य की जोर आजमाइश कर रहे थे। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी 5 प्रत्याशी थे, कांग्रेस पार्टी के भी 5 प्रत्याशी थे और अन्य निर्दलीय और बसपा अन्य दलों के भी प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे थे। अब मतदान संपन्न हो चुका है। अब इसके बाद में अब बारी है उत्तराखंड को, जनता को भी इंतजार है, उत्तराखंड के जो लेकिन ठीक है पवन, 4 जून का तो इंतजार सभी को है, ठीक है, लेकिन जनता के बीच में जब आप गए होंगे तो क्या लगा आपको कि राष्ट्रीय मुद्दे क्योंकि बहुत ज्यादा उठाए गए थे, इसमें भी हर जगह जहां पर भी बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर, चाहे वो पीएम पहुंच रहे, जेपी नड्डा पहुंच रहे, गृह मंत्री पहुंच रहे, योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे, कोई भी पहुंच रहे, बड़े चेहरे जितने भी पहुंच रहे थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। तो क्या लगता है राजकीय मुद्दों पर इस बार राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, ये लोकसभा का चुनाव है, निश्चित ही बबीता जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उन्हीं पर जनता मोहर लगाती है। क्योंकि हमने भी फील्ड में उतर करके जिस तरह से जब मतदान हो रहा था तो मतदाताओं से भी बात की थी और उससे पहले भी फील्ड में जाकर के जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की थी, जनता से मुलाकात की थी, बात की थी। तो जनता का भी यही कहना है कि हम राष्ट्र के विकास के लिए, बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी जहां एक और जो अपने न्याय पत्र में जो उन्होंने अपनी जो नीतियां, जो अपने न्याय पत्र जो उन्होंने जारी किया था, घोषणा पत्र, उसको न्याय पत्र का नाम दिया था, उसमें जो मुद्दे उठाए थे उस पर कुछ लोगों ने बात की। तो कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया था और इस अपने जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम किया था, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए हैं और आगामी एजेंडा भी अपने संकल्प पत्र में प्रदर्शित किया था। लेकिन पवन, इसी दौरान जो है यूसीसी का मुद्दा काफी जोरों शोरों से भी उठाया गया था, आधार बनाया गया, उसे मुख्य मुद्दा बनाया गया। कितना असर देखने को मिल सकता है इस बार, क्या लगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड से इसकी पहल की है, यूसीसी की। और यूसीसी की पहल जो उत्तराखंड से हुई है, जिसको विधानसभा से पास कराने के बाद में कमेटी गठित करी गई पहले, उसके बाद में कमेटी रिपोर्ट दी, कैबिनेट में रखा गया, विधानसभा में पास किया गया, राज्यपाल से अनुमोदन के बाद में राष्ट्रपति ने भी उस पर सहमति दे दी। वो अब एजेंडे में राष्ट्रीय संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी पूरे देश भर में लागू करने का भी एक मुद्दा अपने संकल्प पत्र में रखा है। इस पर भी जनता कितना अब उसको भुनाती है, भारतीय जनता पार्टी भुनाती है और जनता के बीच में, जनता के मन में यूसीसी को लेकर के, यानी कि समान नागरिक संहिता पूरे देश भर में लागू होगी, ऐसा जनता को कितना भाता है ये मुद्दा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पवन, इसी बीच में सवाल ये भी हो जाता है पवन एक कि जिस तरह से इस बार जो है मतदान काफी कम प्रतिशत में हुआ, अगर पिछली बार की तरफ से देखा जाए 2019 से अगर आप भी कंपैरिजन किया जाए, काफी कम मतदान हुआ है, तो क्या कहा जा रहा है, कारण क्या बताया जा रहा है? क्योंकि काफी कम लोग जो है मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने वहां पर अपना वोट किया, तो क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? क्या टिकट कटना कारण हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से जो उनके फेवरेट प्रत्याशी थे उन्हें नहीं उतारा गया, क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बबीता, कारण टिकट कटना नहीं है, जबकि जो कारण है वो तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने स्तर से इसका आकलन करते हैं कम मत प्रतिशत का। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो गर्मी, त्योहारी सीजन और इसके साथ ही शादियों का सीजन और तेज धूप
इसका कारण बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसको सत्ताधारी पार्टी के विरोध में मतदान का जो प्रतिशत है सत्ताधारी पार्टी के विरोध में होना इसको बता रहे हैं। तो वहीं अगर जो राजनीतिक पंडितों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक तरफ जनता का आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कैडर वोट हो, सभी में उत्साह की कमी कहीं न कहीं नजर आई है। जिस तरह से चुनाव पहले राजनीतिक पार्टियां लड़ती थी, जो प्रत्याशी पहले हर जगह डुगडुगी बजा करके जाते थे, जनता को जागरूक करने का काम करते थे, जनता के बीच में वो सारी चीजें काम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए पवन। तो वहीं सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। उन्होंने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में 61.35%, अल्मोड़ा में 46.94% और हरिद्वार में 63.5%, पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो उसमें 50.84%, जबकि टिहरी में 52.57% मतदान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मतदान के प्रतिशत में 1% तक बढ़ोतरी की भी संभावनाएं हैं। जैसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है, 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है। नैनीताल उधमसिंह नगर सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है और टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57% का मतदान हुआ है। संपूर्ण राज्य का जो एवरेज है वो 55. टिहरी लोकसभा सीट पर 52.57% हुआ है, 57। इसमें अभी भी 0.5 से लेके 1% तक का थोड़ा वेरिएशन आ सकती है। जहाँ जहाँ पे अभी चक्रता पुरोला जहाँ पर अभी ये डेटा फीडिंग चल रही होगी वहाँ का थोड़ा अंतर इसमें और संभव हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा ताकि इसमें थोड़ा परिवर्तन की संभावना रहती है। मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया है कि उत्तराखंड में इस बार मतदान का प्रतिशत कितना रहा है। आंकड़े उन्होंने जारी कर दिए हैं। बताया है कि उत्तराखंड में 55.89% तक मतदान किया गया है। अगर पिछली बार से अगर देखा जाए 2019 से अगर कंपेरिजन किया जाए तो इस बार उत्तराखंड में वोट जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी कम है। तो उन्होंने प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों का भी आंकड़ा जारी किया। मतदान के प्रतिशत का उन्होंने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर में कितने हुए हैं, बाकी अन्य सीटों में कितने कितने मतदान प्रतिशत है। तो नवीन प्रशाली हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। नवीन जी, काफी कम जो है इस बार मतदान प्रतिशत देखा गया है। क्या लगता है 400 पार का जो नारा दिया गया है और साथ ही साथ 370 का जो सपना साकार करने की बात कही गई है, कितना साकार लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सपने सारे साकार होंगे बबीता जी। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की जहां तक बात है, उत्तराखंड में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। जहां तक मतदान 2-3% कम हुआ है तो अभी बैलेट पेपर भी आने बाकी हैं और इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि इस बार 1,29,000 नए मतदाता जुड़े हैं, वो भी उसमें जुड़े हैं। और इसको अगर पूरा देखा जाए तो वोटिंग पिछले समय के बराबर ही हुई है, उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन प्रतिशत कम हुआ है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि हरीश रावत जी का जो बयान आया था कि कांग्रेस सुस्त पड़ गई, उनके कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए, तो कांग्रेस की सुस्ती की वजह से ये वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम आई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे वोट पड़े हैं और हम इन सीटों को पिछली बार से भी ज्यादा मार्जिन से सभी सीटों को जीत रहे हैं। जी नवीन जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस और विपक्ष जो है आप पर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने कुछ गड़बड़ी किया है इसलिए वोट प्रतिशत इतना कम रहा है। नहीं, हमने क्या गड़बड़ी की? आप बबीता जी देखिए, बूथ कैप्चरिंग तक का वो आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। जो बात सामने आई है विपक्ष की ओर से, कह रहे हैं बूथ कैप्चरिंग का ये आरोप है उनका कि बूथ कैप्चरिंग की गई है इसलिए मतदान जो है काफी कम हुआ है, प्रतिशत कम है। ये तो सरासर बड़ी बात है। अगर वो कह रहे हैं तो इस पर तो कानूनी कार्रवाई होती है। अगर ऐसे अगर बातें कोई विपक्ष कह रहा है बिना सबूतों के, बिना किसी प्रमाण के,
तो लेकिन जहां तक मैंने कहा प्रतिशत की बात अगर कमी की है तो आपने हरीश रावत जी का बयान देखा होगा, मतदान से बहुत पहले ही उन्होंने ये बड़ा बयान अपना दिया था कि कांग्रेस ढीली पड़ गई, कांग्रेस सुस्त हो गई है। तो सुस्ती में कांग्रेस को वोट इस वक्त पड़े नहीं है। तो नवीन जी इस बार क्या कहा जाए, क्योंकि जब जब देखा गया है, जब जब प्रतिशत कम रहे हैं मतदान, नुकसान जो है बीजेपी को हुआ है और जो फायदा जो विपक्ष को ज्यादातर देखने को मिला है, इस बार क्या लगता है? नहीं, इस बार कांग्रेस को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप अगर 11 बजे तक की वोटिंग को आप देखते हैं तो पिछली बार की वोटिंग से 2-3% बढ़ा था। और भारतीय जनता पार्टी का कहना होता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो हमारे काफी सारे जो वोटर्स थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने 11 बजे से पहले ही अपना वोट डाल दिया था। और कुछ कारण इसमें इस बार शादियों का भी रहा, क्योंकि जो लग्न बीच में थे, जो शादियों की डेट थी, उसमें भी थोड़ा सा लोग इधर उधर हो गए, थोड़ा सा उसकी वजह से भी कमी आई। लेकिन जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा वोट पड़ा हुआ है। नुकसान होगा तो कांग्रेस का होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका जवाब ले लेते हैं क्योंकि आपने काफी कुछ कहा भी है। तो मथुरा जी क्या कहा जाए, क्योंकि इस बार मत प्रतिशत काफी कम हुआ है लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी। बीजेपी ने नारा दिया था कि 5 लाख से हार जीत होगी, तो अब बताइए 5 लाख तो वोट ही नहीं पड़ रहे हैं। टोटल अनुमान लगा लीजिए क्या स्थिति पर वोटिंग परसेंटेज की आई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना वोटिंग प्रतिशत हालांकि कम हुआ है, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं कि मतदान हालांकि कम हुआ है लेकिन जीतेंगे हम ही। मैं कह रहा इसका जवाब पहले ले लो ना उनसे। वो तो बड़े दावे कर रहे थे कि 5 लाख वोट से जीतेंगे, इसका मतलब 9 लाख 10 लाख। बिल्कुल नवीन जी जुड़े हुए हमारे साथ, लूंगी लेकिन इससे पहले आप थोड़ा जवाब दीजिएगा इस पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो बोलते रहते हैं, इनका काम तो बोलना है, लेकिन धरातल में इनकी जमीन खिसक रही है, कहीं कोई जमीन नहीं है। मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सी जगह गया, गढ़वाल भी गया, कुमाऊं भी गया। पोलिंग के दिन मैं खुद अपने गाँव में था, इंटीरियर जो देहरादून से 700 किलोमीटर दूर मुनापुर ब्लॉक का बड़ा भी गांव है मेरा, मैं उस बूथ पे था। लेकिन वहाँ जो स्थिति मैंने देखी, इतने सालों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ मैं कि भाजपा बिल्कुल निराश थी। भाजपा में कोई उत्साह नहीं था, भाजपा के लोगों में उत्साह नहीं था, इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। और तो और आरएसएस का जो कार्यकर्ता हर हमेशा वोट निकालने का काम करता था, वो कहीं उत्साहित नहीं था। लेकिन मथुरा जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य नेता तो यही कह रहे हैं यूसीसी मुख्य मुद्दा है हमारा और इस बार हमारी ही जीत होगी। आप मेरी तो सुन लीजिए पूरी बात मेरी पहले। बोलिएगा। पुष्कर सिंह जी इस प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो बोलना ही बोलना है और वो बोलेंगे तो हमसे ज्यादा छपेगा ही छपेगा उनका और उनका कहेगा। लेकिन आप भी तो यूसीसी का असर था तो क्या हुआ? न यहाँ यूसीसी का असर है, न यहाँ राम मंदिर का असर है, न यहाँ भाजपा के कामों का असर है। और ये जो मत प्रतिशत कम हुआ है, ये राज्य सरकार की अलोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा विफलता का कारण है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ है। 10 साल इनके सांसदों का जो व्यवहार रहा है, जिस तरीके का काम किया, उदासीनता का व्यवहार रहा, लोगों का काम नहीं किया। जो गांव गोद लिए थे वो गांव आज तक चलने फिरने में नहीं रहे, वो गांव गोद में ही रह गए। कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि निश्चित रूप से जो उदासीनता दिखाएगी, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसका नुकसान भाजपा को होगा। लेकिन मथुरा जी, यहाँ पर बात ये भी आ जाती है, ठीक है बीजेपी की नीतियों को लेकर नाखुश दिखाई दे रहे थे लोग, उनके लिए उन्होंने वोट नहीं किया। कम से कम आप लोगों के लिए तो बाहर निकल कर आ जाते कि कांग्रेस की नीतियां काफी अच्छी, हमें उनके मुद्दे बड़े अच्छे लग रहे हैं। वोट प्रतिशत तो कम है ना। नहीं, मैं साफ बात आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैंने अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जब कम मतदान हुआ और वो मतदान सत्ता के खिलाफ हुआ है और सत्ता पक्ष का आदमी बाहर निकल, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं आया बाहर। अब आप उसको मानो न मानो, हमारी बात को हम ये नहीं करें, हमारी बात को आप मान लो। मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चलिए वो तो 4 जून के रिजल्ट ही बताएंगे किसकी बातें कितनी सच्ची, किसकी बातें कितनी झूठी। राजनीति से प्रेरित होकर भी मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। मैं देखा और जगह जगह जाके देखा। मैंने एक जगह नहीं देखा, मैंने कम से कम 20 या 22 बूथ हूँ मैं स्वयं गया हूँ। मैंने स्वयं देखा। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ लंबे समय से काम किया, हम तो गाँव घरों में एक दूसरे के पूरक रहते हैं, लेकिन यानी कि 4 जून का वेट कर लेते हैं मथुरा जी। किसका दावा कितना सच्चा कितना झूठा वो पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का AMV नेटवर्क पर जुड़ने के लिए।
तो वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर घमासान हुआ। करीब 1.5 महीने से राजनीतिक दलों के सुरमाओं ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाई, मगर बूथों तक आने में मतदाताओं के कदम ठिठकते नजर आए। नतीजा ये हुआ कि बीते 3 चुनावों से इस बार सबसे कम मतदान किया गया है। इसे लेकर अब नफा नुकसान की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। सब अपने अपने दावे पेश करके गणित लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 45 दिन बाद आने वाले नतीजों से ही ये पता चलेगा कि कम मतदान के क्या कुछ मायने हैं। देखने वाली वह बात होगी कि कम मतदान के जो दशकों से मायने होते हैं वही रहेंगे या फिर मतदाताओं के ठिठके हुए कदम कुछ और ही इबारत लिखेंगे। मतदान बढ़ने के लिए बीजेपी 11,729 बूथों पर, भाजपा ने बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों का नेटवर्क भी बनाया है। तो वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। चुनाव आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने चारधाम यात्रा से जुड़े विभागों और अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा भी ली। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के रास्ते में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आगामी 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और यात्रियों को हर संभव बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये जो है बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके लिए ठोस रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग भी सब जुड़े थे और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कि एक तो हम 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। तो वही वन विभाग के पूर्व अधिकारी उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, तो जिससे वन संपदा को भारी नुकसान भी पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सारी गांव के जंगलों में शनिवार देर रात में आग लग गई। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। शनिवार को जंगल में आग की 22 घटनाएं भी सामने आई थी। इसे मिलाकर जंगल आग की घटनाएं अब बढ़कर 373 पहुंच गई है। आग से पहाड़ धुआं हो चुका है। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को वन आग की 10 घटनाएं हुई, जो शनिवार को बढ़कर 22 हो गई। रामनगर वन प्रभाग में 1, तराई पूर्वी वन प्रभाग में 9, हल्द्वानी वन प्रभाग में 4 और बागेश्वर वन प्रभाग के आरक्षित क्षेत्र में जंगल की आग का एक मामला सामने आया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ जंगलों पर आग पर काबू पाने में जो है वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो वन विभाग के कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर परंपरागत तरीके से अब आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम के लिए एक ही दिन में 20 जून तक की हेली सेवा फुल हो चुकी है। यात्रा शुरू होने के पहले दिन 10 मई से लेकर 20 जून तक के लिए सभी हेली टिकट बुक हो गई हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के मॉनसून सीजन को छोड़कर जो है उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर से अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू कर दी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का कहना है कि
20 जून से लेकर जुलाई और अगस्त में हेली सेवा ऑपरेटर कब रहते हैं, जिस कारण से जुलाई और अगस्त की हेली सेवा के लिए बुकिंग अभी नहीं की जा रही है। केदारनाथ हेली सेवा की सबसे ज्यादा बुकिंग महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र से 1904 जो है हेली टिकट बुक की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश से 878, गुजरात से 847 टिकट बुक किए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।